दोस्तों आपने अक्सर अपने जीवन में तो देखा ही होगा कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो छोटे से छोटे काम के लिए या बड़े से बड़े काम के लिए क्रेडिट लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके जीवन में क्रेडिट लेना सबसे बड़ा जो होता है हासिल करने का एक मुकाम होता है। बिल्कुल। वैसे ही वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में एक ऐसा इंसान अभी हाल ही में जनवरी में आए हैं वो अपनी कुर्सी पे, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वो। हर चीज के लिए क्रेडिट उनको ऐसा लगता है कि पहले ही तैयार रहता है। जैसे भारत पाकिस्तान की सीज फायर पे भी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हमने करवाया। हालांकि बाद में जब भारतीय सरकार ने बोला कि आपका कोई रोल नहीं है, हमने खुद डिसाइड किया आपस में मिलके, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ आवाज में कुछ तल्खी उनकी आई थी और उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैंने मदद तो करी पर शायद पूरा मैंने नहीं किया। ऐसे ही एक और युद्ध, बड़ा युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत वादे किए थे, लेकिन जब सरकार में आए तो सारे वादे फुस हो गए क्योंकि हासिल नहीं कर पाए उस सीज फायर को। अभी हालांकि रशिया यूक्रेन ने खुद आपस में बात करके उस सीज फायर के लिए उसकी तरफ एक हाथ तो बढ़ाया है, लेकिन ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसके ऊपर भी एक कहानी है, क्योंकि दूसरे देश भी आकर उस क्रेडिट को लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आदित्य हैं, मैं अभिषेक आपके साथ हूं। बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर रुक सकता है। कैसे रुक सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। हाल ही में क्या क्या हुआ है और कौन है उसके पीछे क्रेडिट लेने के लिए सबसे बड़ा दावेदार। जैसे कि अभिषेक ने आपने बहुत ही अच्छा इंट्रो दिया और आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्रेडिट को लेके बहुत ज़्यादा सामने आ जाते हैं कि ये मैंने करवाया। सरदार खान की भाषा में कहें कि वो कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, वो है क्रेडिट लेना। क्रेडिट क्रेडिट और इस सेकंड टर्म में तो ऐसा ही दिख रहा है। विद्या और बालन की भी मूवी थी हाँ हाँ, एंटरटेनमेंट, उसकी बिल्कुल जगह क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। बिल्कुल, ऐसे भी कई सारे मीम्स भी बन सकते हैं इस पे। हाँ तो बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे कि आपने बताया कि इंडिया पाकिस्तान को लेके पहले तो क्रेडिट ले लिया उन्होंने और बाद में वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मुझे मुझे पता है कि मुझे उतना बड़ा क्रेडिट नहीं मिलने वाला है जितना मैं डिजर्व करता हूँ। फिर भी वो नाराज थे। हाँ उनको लगता था कि वो मतलब दुनिया की जितनी अखबारें हैं वो एकदम डोनाल्ड ट्रंप का की तस्वीर छाप दें और लिख दें कि इनकी वजह से दुनिया चल रही है। बाकी हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है 3 सालों से ज़्यादा वक्त से चल रहा है जी। और उसको लेकर जब ये यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे तब भी ट्रंप ने दावा किया था कि हम आते ही 1 महीने के भीतर सीज फायर लागू कर देंगे वहाँ पे, जो कि होता दिखाई नहीं दिया। हालांकि ट्रंप की तरफ से लगातार कोशिश की गई, कतर में, टर्की में, अलग अलग जगह पे जो है डेलीगेट्स आए, दोनों कंट्री के, बातचीत हुई। इवन कि पुतिन से भी उन्होंने कई बार फ़ोन पे बात की और हर बार जो है फ़ोन पे बात करने के बाद वो दावा करते हैं कि पुतिन तो अब तैयार हैं जी। और युद्ध रुकने ही वाला है। मुझे एक इसमें इंसिडेंट बस याद आ गया हुँ। जब वो अंकल और बेटे की लड़ाई हुई थी, एक तरीके से वो हुँ, हुँ। सामने लग रहा था हुँ, जब हुँ। गए थे जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल, से मिलने, बिल्कुल, व्हाइट हाउस गए थे और वहाँ ओवल पे ऑफिस में जाकर वो एक हुँ, बात को लेकर ऐसा छिड़ गए कि बिल्कुल। वो पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हो गया और था। वो मुझे लगता है कि यूएस एक वर्ल्ड पावर है, ये पूरी दुनिया मानती भी है जी। और वहाँ का प्रेसिडेंट इस तरह से जैसे बिहेव वो उन्होंने किया तो मुझे लगा है कि थोड़ा-सा उनको बचना चाहिए था। तो अभी भी वही चीज़ हमें देखने को मिलती है और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी पुतिन से बात हुई है 2 घंटे तक फ़ोन पे और पुतिन जो है वो राज़ी हो चुके हैं सीज़ फायर लागू करने को लेकर। और इसमें एक दिलचस्प एक मोड़ ये भी है कि दूसरी तरफ ट्रंप का स्टेटमेंट जैसे ही आता है वैसे ही जो चीन के विदेश सचिव हैं, माओ निंग नाम है उनका, उन्होंने भी दावा कर दिया है कि चीन भी इसके लिए प्रतिबद्ध है, चीन भी बातचीत कर रहा है। तो अब बस डोनाल्ड ट्रंप अकेले क्रेडिट के लिए मैदान में नहीं है, अब चाइना भी अपनी तरफ से मैदान में आ चुका है। और हालांकि खास बात यह है कि ट्रंप ने कहा कि हमने पुतिन से बात की, पुतिन बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और पुतिन ने हामी भी भर दी है कि सीज़ फायर लागू कर देंगे। और दूसरी तरफ जो है चाइना की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम उसे हासिल कर लेंगे और रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात ये है अभिषेक कि चाइना ये यूक्रेन और रशिया की तरफ से आधिकारिक तौर पर जी। अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि हमने पुतिन की तरफ से या रशियन गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने ट्रंप को हामी भरी है, या यूक्रेन की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है।
तो मतलब अभी शांति वार्ता हुआ भी नहीं, अभी शांति वार्ता होने वाला है, शांति समझौता होने वाला है। उससे पहले ही जो है हमने देखा कि ये क्रेडिट वॉर की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि क्या उसका परिणाम होगा और हम उसमें प्रेडिक्ट कर कितना, जब वर्ल्ड लीडर खुद ही सीरियस नहीं है तो स्थिति क्या होगी। वैसे आदित्य, मैंने ये भी देखा कि जब भी बात आई, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से जब पहले पूछा गया था, जब उन्होंने बोला था जब प्रेसिडेंट इलेक्ट वाले डेजिग्नेशन पे रहूंगा मैं, उसी दौरान रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो खत्म करा दूंगा। फिर जब बातें ज़्यादा हुई, प्रेशर बना, तो कतर में सरगे लेवरोव से जब मिले थे, क्योंकि पुतिन तो नहीं मिलने आए, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर से डोनाल्ड जी, उनके डेलीगेशन ने मुलाकात की थी। तो कुछ कंडीशंस निकल के आई थी, जिसमें रशिया ने बोला था कि वो कुछ जो एरिया है और कुछ रेयर अर्थ के वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का एरिया है जो कब्जाना चाहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के जो डेलीगेशन है उन्होंने कई बातों में हाँ भी बोला था और ना भी बोला था, तो बीच में लटका दिया था एक तरीके से। मतलब वो ये चाहते थे कि जेलेंस्की को बुलाया जाए, जेलेंस्की को समझाया जाए कि रशिया की तरफ से ये कंडीशन है। लेकिन जब जेलेंस्की पहुंचे अमेरिका और जब ये बातें शुरू होनी थी, उसी दौरान जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में एक वर्बल स्पैट हुआ, एक ऐसी लड़ाई छिड़ गई जो पूरी दुनिया ने देखी। और वो बहुत ही अनकॉमन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से इतने बड़े बड़े नेता मिलने जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी गए थे, मोदी जी गए हैं। तो हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बातें कही थी, टैक्सेशन को लेकर बोली, टैरिफ्स को लेकर बोली थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मैच्योर बिहेव किया था और उन्होंने उन बातों को सुना, रिएक्ट नहीं किया। लेकिन वही जेलेंस्की उन बातों पर मतलब तितर बितर हो गए, वो समझ नहीं पाए कि क्या रिएक्ट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं माहौल खराब हो गया। मुझे लगता है अभिषेक कि जेलेंस्की को वहाँ पर रिएक्ट करना ज़रूरी भी था, क्योंकि उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि मतलब वो जाएंगे और वहाँ पे कैमरे लगे होंगे और पूरी दुनिया देख रही होगी, तो ट्रंप ऐसा बिहेव करेंगे, या फिर जो बाकी लीडर्स थे, वाइस प्रेसिडेंट भी थे, उनसे भी उनकी नोकझोंक हुई थी। क्योंकि जेलेंस्की डे वन से ही जेलेंस्की वॉर में गए बिकॉज ऑफ यूएस की तरफ से सिग्नल दिया गया एक ये बात मैं आपकी थोड़ी सी काटूंगा, लेकिन मैं बस ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही जेलेंस्की, जब अपने वो कैंपेन के दौरान भी उन्होंने जेलेंस्की के खिलाफ बोला था, क्योंकि जेलेंस्की ने ऑपोजिशन यानी कि बाइडेन की कोई गवर्नर थे, उनको उनकी तरफ से आगे कैंपेन में पार्ट लिया था। तो जेलेंस्की को कुछ तो आइडिया था कि कुछ तो होगा मेरे साथ और इसलिए वो तैयार हुआ था। जब बात हुई, जब जेडी वैंस ने कुछ सवाल जवाब करने शुरू करे, तब वो समझ गए थे कि अब बात बिगड़ने वाली है बेटा, अब तो या तो कुछ कर ले। और पीछे एक जर्नलिस्ट ने ये भी पूछा था कि आप सूट पहन के क्यों नहीं आते, तब जेलेंस्की ने बोला था कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगा तो शायद मैं एक सूट पहन के आऊं। वहाँ जितनी भी बातें हुई, मुझे लग रहा है कि लॉजिकल बातें कम ही हुई थी, और क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन अगर सूट पहन के नहीं आ रहा है तो मसला नहीं होना चाहिए। अभी सऊदी गए थे डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि सऊदी के जो किंग हैं वो भी तो सूट नहीं पहनते, दुनिया के बहुत सारे। एक्चुअली वही वाली बात है ना कि जो ताकतवर होता है उसके अंदर कोई खामी नहीं देखता, कमज़ोर के भीतर तमाम खामियां नज़र आती हैं। क्या बात। और जेलेंस्की के साथ यही है। अभी जेलेंस्की के पास क्या है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो खो ही चुके हैं वो। तो एक देखिए, ट्रंप पहले ट्रम्प में भी जो यूक्रेन में जेलेंस्की को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। जब ये नाटो की जो बात आई, जब ये बाइडेन गवर्नमेंट में आए, तब ये बात आई कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन देखिए क्या है, जब यूएसएसआर टूटा था तो यूक्रेन, बेलारस, जितने भी जो सोवियत यूनियन के से निकले हुए देश थे, उनकी ट्रीटी हुई थी कि वो बहुत सारे जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट फैसला नहीं लेंगे, और रशिया का जो होगा उससे मिलता जुलता ये रशिया को कॉन्फिडेंस में लेकर ही कुछ करेंगे। और आफ्टर क्रीमिया वॉर जो है, यूक्रेन को लगा कि यूक्रेन को रशिया से खतरा है, तो यूक्रेन लगातार जो है वो शिफ्ट होने लगा यूएस के साथ। तो ये तो मसला है। और दूसरी बात ये है कि अब पुतिन को लेकर बात कही जा रही है कि पुतिन क्यों नहीं वॉर रोक रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल पुतिन को जो बहुत सारे जो जानकार हैं उनका कहना है कि पुतिन को यूक्रेन के जो इलाके उन्होंने जीते हैं, एक बड़ा इलाका दिया भी जा सकता है। लेकिन पुतिन, मुझे जैसे लग रहा है और बहुत सारे जानकार कह भी रहे हैं कि पुतिन अभी मानने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं मानने वाले हैं कि पुतिन को जो खोना था इस वॉर में वो खो चुके हैं। अब खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो उनके अलाय थे असद सीरिया में, यूएस ने सपोर्ट किया जो अल-शाम ग्रुप है, और वहाँ जो भी भगाए गए बशर अल असद या सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ उसमें यूएस का हाथ था।
तो एक तरफ तो आप ये सब हुआ है ट्रंप के टाइम में हुआ है, तो एक तरफ आप कह रहे हो कि पुतिन बहुत सज्जन हैं और हम क्या कहते हैं ट्रीटी करवाना चाहते हैं, समझौता करवाना चाहते हैं, सीज़ फायर लागू करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप उनके अलाई को लगातार कमज़ोर कर रहे हो। अभी 10 दिन पहले आपने हूती पे इज़राइल के साथ मिलकर एयर स्ट्राइक किया था। हालाँकि फिर से आपने समझौता किया और ये कई बार समझौता हो चुका है हूती को लेकर, हिज़्बुल्लाह को लेकर, लेकिन लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। ईरान जो उनका रशिया का बहुत बड़ा अलाई है, उसको आपने इतना कमज़ोर कर दिया, हिज़्बुल्लाह उसका टूट चुका है, उसके कई जो ईरान के लीडर हैं, बड़े प्रमुख नेता हैं, वो मारे गए हैं और लगातार अभी भी ईरान को लगातार धौंस दिखाया जा रहा है। तो रशिया ऐसे मानेगा नहीं, आपने उसके अलाई को तो ख़त्म कर दिया। अब बहुत सारे जानकारों का कहना है कि रशिया अब चाहता है, रशिया में बहुत सारे लोग हैं, उनका नैरेटिव है कि अब पूरा यूक्रेन पे ही वो कब्जा चाह रहे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो पता नहीं, ये जानकारों का अपना स्टेटमेंट है। बाकी बहुत सारी बातें हो रही हैं और मुझे लग रहा है पुतिन मानेंगे तो अपनी शर्तों मुझे लगता है आदित्य, ये जब पिछली बार ट्रंप आए थे तब बहुत लोगों का ये कहना था कि पुतिन के सपोर्ट से कहीं ना कहीं ट्रंप को पावर में लाया गया है। पर जब वो पावर से गए तो जितने भी सारे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड ऑर्डर था उस टाइम पर, वो सारे जो प्रॉब्लम्स शुरू होना हुए वो उसी टाइम पर, ये 4 साल के बीच में काफ़ी सारे वॉर्स आ गए, काफ़ी रशिया के साथ स्पेशली अमेरिका की दूरियां काफ़ी बढ़ गई। लेकिन ट्रंप अब वापस आए तो लोगों का ये सोचना था कि पुतिन के साथ नज़दीकियां यूएस और रशिया अपने आप में दो बड़ी सुपर पावर्स हैं और इन दोनों का साथ में आना कहीं ना कहीं कुछ दुश्मनी बनाएंगे और कुछ दोस्त भी बनाएंगे। तो अब चाइना का यहाँ पे क्या टेक होगा, जैसा कि आपने कहा कि चाइना चाह रहा है कि वो रशिया के साथ ज़्यादा, जैसे वो एक तरीके से वो हो गया कि मैंने अपना एक दोस्त बनाया और कोई नया दोस्त आके उसके साथ ज़्यादा दोस्ती कर ले तो मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो रही है। चाइना के साथ ट्रेड वॉर भी है। और देखिए जो सवाल आपने कहा था कि जब फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो लोगों ने कहा था कि रशिया ने सपोर्ट किया था और ये बात वहाँ पे होती रही है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स भी छपी कि रशिया की तरफ से सपोर्ट किया गया उनको। और जब बाइडेन जीते थे तो ट्रंप की तरफ से कहा गया कि चाइना ने सपोर्ट किया था, क्योंकि ट्रंप का जो पहला टर्म था वो बहुत ज़्यादा चाइना के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे स्टैंड्स लिए थे। इवन पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पहले टर्म से बहुत लिए थे। तो ट्रंप अभी क्या है ना कि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है, अभी हाल ही में मैंने देखा कि ट्रंप का स्टेटमेंट था कि वो चाइना जा भी सकते हैं और चाइना के साथ भी कुछ बात करने, बहुत विवादित मुद्दों पे को सुलझाना चाहते हैं। अब देखिए ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बनने की तरफ जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया इस तरह से है। आपको पता है कि रशिया और चाइना बहुत मजबूत अलाय हैं, ब्रिक्स के मेंबर हैं और इंडिया भी क्वाड का मेंबर है यूएस के साथ। लेकिन अभी अब ब्रिक्स और क्वाड को लेकर जो बातें थी वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। अभी ट्रंप रसिया से दोस्ती करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी यूएस की तरफ से रसिया के साथ दोस्ती की गई थी जब यूएसएसआर टूटा था और रशियन फेडरेशन बना था। तब G7 में भी रशिया पार्ट हुआ करता था। हालांकि क्रीमिया वॉर के बाद उसे G7 से निकाल दिया गया था, G8 उन दोनों बन चुका था वो। तो ये सारी चीज़ें ना बदलती रहती हैं। अब हमें पता है कि ट्रंप इतना कर रहे हैं कि हाँ हम पुतिन के साथ, हो सकता है उनका बहुत सारे उनके स्वार्थ जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात कही है ना, क्योंकि ट्रंप के अंदर एक नशा है कि दुनिया उन्हें वर्ल्ड स्टेटमैन की तरह से पहचाने, वर्ल्ड लीडर के तौर पे पहचाने। और उन्होंने एक कमिटमेंट दिया है अपनी जो जनता है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे तो उसको सुलझाएंगे। तो वो चाहते हैं कि एनी हाउ ये सिचुएशन सुलझ जाए और वहाँ जो है शांति आए, नोबेल पीस प्राइज, ग्लोबल, हाँ, नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाए। तो बहुत तरह के की बातें हैं, अलग अलग थियरीज कहीं हैं। ना कहीं ये चीज भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब चाहते हैं, दुनिया में शांति का एक नाम जरूर वो दे रहे हैं इसे शांति, लेकिन वो शांति के पीछे का लालच जो है, बिल्कुल क्योंकि यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उन पर सीधी नजर डोनाल्ड ट्रंप की है। और आते ही उन्होंने पहले बोल दिया था जेलेंस्की को कि ये जो रेयर अर्थ हैं ये मैं लूंगा और फिर आपको मैं शांति वार्ता के लिए आपको देखिए खड़ा कर सकूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ना पलटते बहुत हैं। अभी आप देखेंगे कि राष्ट्रपति सेकंड टर्म में जो राष्ट्रपति वो बने हैं, प्रेसिडेंट बने हुए बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, वो आप देखेंगे कि उनका स्टेटमेंट इतनी तेज़ी से वो अपनी स्टेटमेंट को बदलते हैं। जब वो स्टार्टिंग में आया तो उन्होंने चाइना को बहुत ज़्यादा आंख दिखाया, टैरिफ इम्पोज कर दिया बहुत सारा, जो पनामा कैनल को लेकर चाइना को काफ़ी उन्होंने भला बुरा कहा था और बताया था स्टार्टिंग डेज में इंडिया को लेकर बहुत सॉफ्ट थे। अभी हमने देखा कि वो चाइना को की तारीफ़ करने लगे, चाइना से बात करने लगे, इवन ये भी कहा है कि हम दोनों देश जो हैं मिलकर बात करेंगे और टैरिफ को कम कर देंगे। अब
यहाँ पे आपने देखा चाइना को लेके ही कितना ज़्यादा वो पलट चुके हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में और भी उनका रुझान पलट जाए। अभी जब वो आए थे तो रशिया को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी, पुतिन से मुझे उम्मीद है, पुतिन एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, बहुत सारी बातें कही थी। फिर पुतिन जब स्टार्टिंग डेज़ में नहीं माने, तो बीच में फिर वो पुतिन पे बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो गए, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दिया था, फिर से वापस पुतिन से अच्छी बातें करने लगे। तो डोनाल्ड ट्रंप मूडी हैं और मूड स्विंग्स मुझे लग रहा है काफी ज्यादा होते हैं बट जो क्या होता है ना, स्टेटमेंट देना एक अलग बात है। जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हम लोग फॉलो करते हैं तो स्टेटमेंट देना अलग बात है, एक्शन अलग होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि अभी तक जो उनकी बयानबाजियां हैं, एक्शन तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी को लेकर चाइना भी बहुत सीरियस है और ताइवान पे लगातार प्रेशर बना रहा है, जबकि ताइवान जो है बहुत ही मजबूत अलाई है यूएस का। तो उसको लेकर यूएस और चाइना के बीच में क्या रिश्ते सामने आते हैं, और वॉर तो रुक जाएगा। बट वही बात मैंने कहा ना कि जानकारों का कहना है कि पुतिन तैयार होंगे, लेकिन अपनी शर्तों पे तैयार होंगे, यूएस की शर्तों पे तैयार नहीं होंगे। और चाइना के साथ अगर ट्रंप बातचीत करना चाहते हैं, ऐसा हुआ था 71 में भी, जब लेट 60s और 71 में जब चाइना जो है यूएसएसआर का अलाई था पहले, बट वहाँ से टूट के यूएस के साथ आ गया था। और इवन कि यूएस जो पहले ताइवान को ही चाइना मानता था, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री जो चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको नहीं मानता था चाइना। और फिर जब हेनरी किसिंजर के टाइम में ट्रीटी हुई तो फिर मेनलैंड चाइना को चाइना मानने लगे, ताइवान को अलग नाम दे दिया। सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो मेंबरशिप थी ताइवान के हाथ में, वो चाइना को दे दिया। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन मुझे लगता है कि जब वॉर लाइक सिचुएशन हो तो क्रेडिट को लेकर तो वॉर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे ट्रंप थोड़ा खुद को मैच्योर तरीके से पेश कर सकते हैं। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप की बात तो हमने बहुत सारी कर ली। अब भारत का क्या पर्सपेक्टिव है ये भी अगर हम जाने, तो भारत ने शुरू से ही बोला है कि हम तो शांति की तरफ हैं। उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी मिले थे पुतिन से, तो उन्होंने यही बोला था, जेलेंस्की से मिले थे तब भी उन्होंने बोला था कि हम शांति चाहते हैं। भारत का स्टैंड हमेशा ही शांति के लिए रहा है, और भारत तो हमेशा ही कहता है कि पूरी दुनिया में शांति रहे। हालांकि हम पे, लेकिन हम पे जो है आंख में मत दिखाओ, तो बाकी हम शांति का। लेकिन क्योंकि एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते भारत का भी हक है कि अगर उस पर कोई अटैक करेगा तो वो भी बिल्कुल रिटेलिएट। लेकिन आदित्य, जहाँ ये शांति का शब्द भारत ने यूज़ किया, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना भी था कि ना आप इस साइड जा रहे हैं ना आप उस साइड जा रहे हैं, तो आप किसी को सपोर्ट भी नहीं कर रहे और किसी को डिमोरलाइज भी नहीं कर रहे। लेकिन आप जब आप पे बात बनेगी तो आप कौन सी कंट्री आपके साथ होगी, उसके ऊपर सवाल। लेकिन ये सवाल मैं आपसे अभी इसका जवाब आपको नहीं देना है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अगली बार के लिए, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि जब हम पे बनेगी तो कौन सी कंट्री, इस बार भी हमने देखा कि कौन सी कंट्री हमारे साथ थी कौन सी नहीं थी। एक लाइन में मैं बता देता हूँ कि भारत को खुद, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, तो भारत को दूसरे पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। हमें खुद ही, हम कैपेबल भी हैं, इकोनॉमिकल टर्म पे देखें हम खुद ही कैपेबल बने हथियारों के मामले में भी। मुझे लग रहा है इस क्षेत्र में काम भी हो रहा है, तो आने वाले दिनों में हम बेहतर हो गए, हम खुद से कैपेबल रहें। और कहीं ना कहीं भारत को एक साइड लेनी पड़ेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि साइड लेनी चाहिए, क्योंकि अभी ना तो वो यूएसएसआर है कि वो आपके अपनी लड़ाई छोड़ के आपके लिए आएगा, क्योंकि हमने देखा आर्मेनिया उनका अलाई है, बट अजरबैजान के साथ वॉर में उन्होंने भी पीस की बात की। यूएस का एक इतिहास है कि वो किसी का सगा नहीं है। तो आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इतने ताकतवर बने कि एक तरफ चाइना को भी झेल सकें और एक तरफ पाकिस्तान को भी सबक सिखा दें। लेकिन इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे अगले एपिसोड में, तो आप देखते रहिए India.com।